हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एनसीईआरटी के जीएस के सभी विषयों को कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के पहले अध्याय को कवर करेंगे। क्रमवार से दोस्तों इस चैनल पर एनसीईआरटी जीएस के सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज से एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र विषय के पहले चैप्टर को पढ़ना आरंभ करते हैं, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। दोस्तों, पहले चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। एक गांव है दोस्तों जो काल्पनिक रूप से माना गया है। इस गांव के विकास की अवस्था को कृषि से लेकर आगे तक व्यापार रूप से किस तरह से डेवलप किया जाता है, कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ के अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसका अवलोकन पढ़ लेते हैं, आखिर क्या रेफरेंस है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये काल्पनिक गांव माना गया है, जिसके माध्यम से ये परिचय कराना है कि विकास की अवस्था कैसे होती है। अगला पैराग्राफ दोस्तों, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। दोस्तों, ये एनसीईआरटी है। चूँकि एनसीईआरटी की यही विशेषता है दोस्तों कि अगर कांस्टेंट हो गए एक पैराग्राफ को पढ़ लिया जाए तो सारा कुछ उसका निकल के समझ में आ जाता है। चलिए दोस्तों, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों ताकि बराबर स्पष्ट हो सके। क्या है इस पैराग्राफ में, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जात के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जात दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वो गांव की एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और कुछ फूस के बने हैं। दोस्तों, पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें दिया हुआ 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जात के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बनी हैं, और जो छोटे जात के हैं उनके फूस फास के घर बने हुए हैं, और उनकी जोत भूमि कम है। दोस्तों, इस तरह से विकास की अवस्था को बताया जा रहा है। आगे हम पैराग्राफ में देखेंगे, फिर इसका डिफिनीसन करेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अधिकांश के घरों में बिजली है। दोस्तों, क्या कह रहा है, अधिकांश के घरों में बिजली है। खेती में सभी, अब देखिए दोस्तों, इसमें बिजली को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि विकास में बिजली की भी बहुत बड़ी योगदान है। नलकूप बिजली से ही चलते हैं, नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है।
पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं दोस्तों, 2 प्राथमिक विद्यालय भी है, वहाँ का परिवहन मार्ग भी ठीक है, एक हाई स्कूल भी है, गांव में के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, यानी सारी कुछ सुविधाएं हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए कोटेशन में दिया गया है दोस्तों, इसका एक्सप्लेन। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क भी है, परिवहन के साधन भी हैं, बिजली भी है, जिस सिंचाई भी है, यानी बिजली है, सिंचाई भी है, विद्यालय भी है ही, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। क्या आपके गांव या आपके गांव के आसपास कोई ऐसा गांव है जिस गांव में सारी सुविधाएं हों? यानी कहने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि एक विकास के लिए इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सब ना उपलब्ध हों तो उस क्षेत्र का, उस गांव का विकास नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। क्या क्या दोस्तों? लघु विनिर्माण यानी गैर कृषि सेवाएं, लघु विनिर्माण, परिवहन भी है, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। दोस्तों यही एनसीईआरटी की खासियत है, जो सब डालता जाता है उस सब को एक्सप्लेन करता जाता है। आप इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको निचोड़ पर अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप इसको बारीकी से नहीं जान पाएंगे। आइए दोस्तों, एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, वहाँ की गतिविधि के बारे में, वहाँ की विकास अवस्थाओं के बारे में दिखाया गया है। वहाँ पे जो है परिवहन भी है, बिजली भी है, सिंचाई की सुविधा है, जिससे वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी है, हाई स्कूल विद्यालय भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और परिवहन भी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उत्पादन का संगठन, अगला पैराग्राफ है उत्पादन का संगठन। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। अब देखिए दोस्तों, गैर कृषि सेवाएं यहाँ बताई जा रही हैं। निर्माण एवं विनिर्माण, पहली आवश्यकता है भूमि। पहली आवश्यकता क्या है दोस्तों? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, तथा अन्य प्राकृतिक यानी भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे क्या? जल होना चाहिए, वन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता है दोस्तों श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, श्रम अर्थात मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, सारा कुछ एक्सप्लेन खुद ही कर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। तीसरी आवश्यकता दोस्तों क्या है? भौतिक पूंजी, यानी सबसे मेन फैक्टर है ये, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी मदें आती हैं? तो उसमें देखते हैं दोस्तों, का नंबर क्या है? नंबर का है औजार होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, भवन। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों में मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दोस्तों अस्थायी पूंजी और
अस्थायी पूंजी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। यानी ये कैसी पूंजी है, अस्थायी पूंजी है। आगे देखते हैं दोस्तों, खा नंबर, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अस्थायी पूंजी और ये क्या है दोस्तों, दूसरा कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी। क्योंकि दोस्तों जैसे आपने मशीन खरीद लिया, जैसे देखा गया है जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये भी विकास के ही साधन हैं। विनिर्माण क्षेत्र में इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अस्थायी साधन हैं क्योंकि ये काफ़ी वर्षों तक चलते रहते हैं। लेकिन कार्यशील पूंजी जो अस्थायी पूंजी है उसमें दिखाया गया जैसे सूत हो गया, जो माल प्रयोग किया जाता है उस माल को जो डेवलप करके फिर बनाया जाता है, तो जो माल कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है या पैसा जो लगाया जाता है पूंजी, वो सब कार्यशील पूंजी होते हैं क्योंकि वो बहुत वर्षों तक नहीं चलते, उनका डेवलप रूप बनता रहता है। वो कैसे पूंजी आते हैं, वो कार्यशील पूंजी होते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक चौथी आवश्यकता भी होती है। क्या है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए मानव और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों ये हो गया स्थायी पूंजी जिसमें सारी मशीनें आ गई, ये कार्यशील पूंजी हो गया जिसमें माल हो गया या मुद्रा हो गई, और तीसरा है दोस्तों खुद मनुष्य जो उसमें काम करेगा, उसको क्या कहते हैं, मानव पूंजी। अब वो चाहे श्रमिक, पीछे दिखाया गया कि श्रमिक अगर कम पढ़ा लिखा है तो श्रम द्वारा करेगा, अगर श्रमिक ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है तो मशीनों के द्वारा करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, तो वो अपनी सेवाएं देगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहा गया आगे, कहा जाता है कि मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। दोस्तों अगला अध्याय संसाधन के रूप में लोग, जिसमें कुछ मनुष्य को पूरी तरह डिफिनीसन किया गया है कि कैसे मनुष्य संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, मनुष्य का संसाधन के रूप में प्रयोग होने में क्या भूमिका होती है, उसमें एजुकेशन का क्या स्थान है, वो पढ़ के कैसी सेवाएं दे सकता है, ना पढ़ के कैसे से सेवाएं दे सकता है, श्रम कैसे होते हैं, वो सब दोस्तों हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो दिए गए इसी के इर्द गिर्द ही बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 9 की NCERT है, इसलिए इसे हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। इसमें जो दिए गए उसी के हिसाब से उसी में ही अध्ययन करेंगे। उत्पादन, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। क्या कहा गया है, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी। अब यहाँ तीनों को एक साथ डाल दिया गया दोस्तों, भूमि, उसके बाद श्रम करने वाले लोग और कार्यशील जो पूंजी थी, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, क्या होता है, उत्पादन, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादन के कारक। आगे देखते हैं दोस्तों, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। क्या कहा गया, सुविधा के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम भौतिक पूंजी को क्या कहेंगे, पूंजी मान के अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे, पालमपुर की खेती, खेती की क्या विशेषता है, पालमपुर में खेती। अभी तक दोस्तों उत्पादन संसाधन को थोड़ा समझाया गया है ताकि आप बेस बना सकें, उसके हिसाब से आप कृषिगत अवस्था को समझ सकें। अब वहाँ के हम खेती के बारे में सबसे पहले जानते हैं, पालमपुर की खेती। अब भूमि क्या है दोस्तों, भूमि एक स्थिर संसाधन है। सबसे पहले भूमि क्या है, स्थिर है, इसीलिए लिखा हुआ है भूमि स्थिर है।
भूमि क्या है, स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, या तो किसान हो सकते हैं या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो 75% लोग। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आगे दोस्तों, लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में यह मूलभूत कठिनाई है। क्या? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। खेती में प्रयुक्त भूमि या क्षेत्र जो जिस पर खेती की जाती है वस्तुतः स्थिर होता है। लेकिन पालमपुर क्या दिया गया है दोस्तों? पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जितनी भूमि थी उतनी ही है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो खेती है वही है, खेती बढ़ाई नहीं जा सकती। बस जितना उतना भूमि स्थिर भले ही है। चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, सबकी विशेषता उसी खेत पे दिखाई जाएगी। कोटेशन में क्या दोस्तों देखते हैं, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि जो मापी जाएगी इसमें विशेषता बताएगी, उसकी माप क्या रहेगी, हेक्टेयर के हिसाब से बताया जाएगा। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। ये हेक्टेयर यानी 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हेक्टेयर। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? दोस्तों, एक प्रयोग दिया गया है आपको सीखने के लिए। हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, नंबर 2, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ, देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में गेहूँ, खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादन गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुण के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। दोस्तों, प्रिय, अगर आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको गन्ने की खेती बताई गई, यानी हर मौसम में, वर्ष के हर मौसम में यहाँ पे खेती की जाती है। हर मौसम के अनुसार फसलों को बोया जाता है। खेती को प्रति या छोड़ा नहीं जाता है। जितनी कृषि भूमि है पालमपुर में, सब में खेती की जाती है। और व्यापारिक कृषि भी की जाती है। व्यापारिक कृषि भी, जिसे बाहर मंडियों में बेच दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। सिंचाई की सुविकसित क्या है, व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे बिजली की सुविधा भी है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। ये देखो दोस्तों, पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यहाँ पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, पहले जब बिजली नहीं थी। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र आगे की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। कोटेशन देखते हैं दोस्तों, भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी किसी क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है।
दोस्तों समझाने का प्रयास ये किया गया है कि पालमपुर को एक काल्पनिक गांव मानकर वहाँ विकास के ढांचे को व्यवस्थित क्रम से दिखाया गया है। आप को समझने का मतलब ये है दोस्तों कि आप भी अपने गांव या अपने किसी क्षेत्र में देखिए विकास की अवस्थाएं कैसे है, क्रम से विकास कैसे किया जाता है, विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विकास के लिए पालमपुर को काल्पनिक माना गया। वहाँ पे परिवहन दिखाया गया, बिजली के साधनों को दिखाया गया, दुकानें दिखाई गई, कृषि योग्य भूमि को दिखाया गया, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के फसलों का उत्पादन दिखाया गया, नकदी फसलों का उत्पादन दिखाया गया। गांव में प्राथमिक विद्यालय भी है, गांव में उच्चतर विद्यालय भी है, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यानी विकास के ढांचे के अनुसार ये सारी चीज़ें क्रमवार आपके क्षेत्र में होनी आवश्यक हैं। यही इस चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दोस्तों ये इसका डिफिनेशन है, आप इसको देखेंगे। अक्सर मिश्रित फसल, ऐसे फसलें पूछ ली जाती हैं कि मिश्रित फसलों के अंतर्गत क्या, मिश्रित फसल किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा उसका परिभाषा, ये क्वेश्चन है किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, सबसे सामान्य प्रणाली। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आइए चर्चा करें। अब सारणी यहाँ बना के दोस्तों समझाया गया है। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में किसी क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख दोस्तों ये चित्र के हिसाब से बस इसी विकास के क्रम को, किसीगत भूमि को, वहाँ पे उपस्थित संसाधन को समझा गया है। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, ज़्यादा खास कुछ इसमें है नहीं। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाली दोस्तों बस वही चीज़ें हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी सुविधाएं होने के बाद में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1950 से लाइट जब से यहाँ नहीं थी या जब से लाइट थी तब से वहाँ बिजली का व्यवस्था, जिससे सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा, सारी खेतों में कृषि की जाने लगी, धीरे धीरे उनका उत्पादन बढ़ता गया दोस्तों। 132, 186, 198 इस तरह से वहाँ पे विकास बढ़ता गया। ये वहाँ का विकास दिखाया गया है दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। फसल हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणियों को भरिए। यहाँ पर भी दोस्तों वही सारणी दिखाई गई है जो विकास की अवस्था अभी तक बताई गई है। कहाँ कितना उत्पादन हुआ, किस क्षेत्र पर कौन सी कृषि की गई, वर्ष में कितनी बार मिश्रित फसलों को उगाया गया, यही सब समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। सिंचाई के साधन, परिवहन साधन, जितनी चीज़ें, सारे जितनी चीज़ें कृषि के लिए अनिवार्य होती हैं। यहाँ पे बिजली है, बांध भी बनाया गया, कीटनाशक दवाइयाँ, डीजल, नहरें, पंप सेट, ये सारी चीज़ आधुनिक इसलिए पारंपरिक खेती, यही चीज़ इसमें समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। थोड़ा हम सब लोग इसको पढ़ लेते हैं। मौसम में यहाँ से देखते हैं दोस्तों, कहाँ पे गया है परी अगर आपका स्टार्टिंग। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको समझाया इस चीज़ को, आप लोगों ने भी देखा। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तरीका कृषि में अधिक से अधिक फसलें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आधुनिक फसल प्रणाली को अपनाने का यहाँ सुझाव दिया गया है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। दोस्तों पारंपरिक किस खेती के बारे में पहले बताया जा रहा है 1950 के दशक में। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। उन्हें
इनको खरीदना नहीं पड़ता था। आधुनिक फसल प्रणाली में देखते हैं दोस्तों, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा क्या देखा गया दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। दोस्तों यहाँ से हरित क्रांति को उसमें दिखाया जा रहा है। HYV बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज 1960 के दशक से डाले गए। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज वाले अति उपज प्रजातियों वाले बीजों सिंचाई रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। दोस्तों यहाँ पे आधुनिक कृषि प्रणाली को समझाया जा रहा है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी। दोस्तों यहाँ फसल गहाने का मतलब फसल उगाने से है। जितने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया, उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। दोस्तों यहाँ हरित क्रांति को भी समझा जा रहा है। इसके हर कोटेशन में दोस्तों कुछ अलग विशेषता बताई जाती है जो क्रमवार होती है। इसको आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग दोस्तों इसको एक्सप्लेन एक निचोड़ के रूप में पूरी तरह समझेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम। दोस्तों HYV बीज जब से हरित क्रांति 1960 के दशक से जब से हर चीज़ों में सुधार हुआ, किसी के ढांचे में परिवर्तन हुआ, तब से 1300 से 3200 पे पहुँच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी दोस्तों। इसके बाद इसमें दोस्तों प्रयोग दिखाया गया है जो जिसको आप लोग खुद समझेंगे दोस्तों। इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन के माध्यम से भी समझ लेंगे। सुझाव क्रिया है ये दोस्तों, किसी जो भूमि है बड़े किसान और छोटे किसानों का दिखाया गया। छोटे किसानों के छोटे छोटे जो जुताई क्षेत्र हैं, बड़े किसानों के बड़े बड़े हैं। दोस्तों वहाँ पे समझाया गया था कि 75% लोग खेती करते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर किसानों के पास छोटी खेतें हैं जो छोटी जातियों के भी हैं, और गांव के कुछ ही लोग जो बड़ी संख्या में जिनके पास जुताई क्षेत्र है। ये दोस्तों बड़ी संख्या में जुताई क्षेत्र है, ये सब बड़ी संख्या में जुताई क्षेत्र बड़े किसानों के हैं। ये सब छोटे छोटे किसानों के छोटे जुताई क्षेत्र। ये सब पालमपुर की विशेषता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब जुताई क्षेत्र है। अब रासायनिक उर्वरक क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। रासायनिक उर्वरक ये से खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वह मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिए। हरित क्रांति से भी ये हुआ था। रासायनिक खाद और परंपरागत खाद, इनमें अंतर दिखाया गया है। रासायनिक खाद जो है वो रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी में जो धारण क्षमता होती है वो काफ़ी कम समय तक रहती है, उसके बाद जो है, लेकिन जो परंपरागत खाद होती है उसको मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक धारण रखती है। यहाँ पे जुताई वही क्षेत्र दिया गया है दोस्तों। 1960 के दशक का हम लोग देखते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था।
परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फ़र्क पड़ता है कृषिगत व्यवस्था से। अब देखते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 4, टॉपिक इसका चौथा है। इसमें क्या विशेषता बताई गई है? पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया होगा दोस्तों, जो पहले बताया गया है, छोटे जोत भूमि, बड़े जोत भूमि की खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य खेती के काम में लगे सभी लोग के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं, यानी कुछ ही लोगों के पास भूमि है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। चित्र नंबर 1.5 जो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों, में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ये कृषिगत दोस्तों व्यवस्था ढांचागत उसका दिखाया गया है ढांचा। आगे देखते हैं दोस्तों हम सब 5 नंबर पे। ये सब दोस्तों इसका प्रयोग है। 5 नंबर को हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। भूमि के पश्चात, अब भूमि हो गया दोस्तों, कृषिगत व्यवस्था हो गया। अब भूमि के आगे क्या होना चाहिए वो दिखाया जा रहा है। श्रम, स्थिर पूंजी जिसमें भूमि बताया गया था दोस्तों, उसको यहाँ परिभाषित किया गया। छोटी भूमि, बड़ी भूमि, भूमि में कैसी फसलें, वर्ष में कितनी मिश्रित फसलें, कैसी खेती वहाँ पे। अब श्रम की व्यवस्था जो मानव पूंजी है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक। अब दूसरे कारक पे चलते हैं दोस्तों, भूमि का हो गया, अब श्रम हम लोग देखते हैं। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, ये सब प्रयोग विषय है दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल इसको अच्छे तरीक़ों से देखा होगा। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। खेतों में किए जाने वाले काम को चित्र में ही दिया गया। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई क्या है दोस्तों आगे, उगाई गई यहाँ पे आएंगे, हाँ, उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उनका तो केवल मजदूरी होता है, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। ये श्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। कृषि के बाद हम लोग श्रम को देख रहे हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब प्रयोगी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हैं। आप लोगों ने अपने क्षेत्र में ही सब कुछ देखा होगा। कृषि में लगने वाला श्रम। डाला, पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला ये भूमिहीन श्रमिक है। डाला क्या है? ये एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों, डाला। ये पालमपुर का रहने वाला है जो कम से छोटा एक किसान है। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक, इसके पास भूमि नहीं दोस्तों,
इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जिसके पास भूमि नहीं होती, रोजगार के साधन नहीं होते, वो लगातार श्रमिक की व्यवस्था में लगा रहता है, श्रम की व्यवस्था में लगा रहता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया मार्च 2019 निर्धारित, आगे देखते हैं दोस्तों, है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की यही विशेषता है कि इस पर अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो सारी बातें अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं। आइए चर्चा करें दोस्तों, हम एनसीईआरटी है इसलिए काफ़ी मेन फैक्ट होता है, इसमें हम ज़्यादा कुछ छोड़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं, अब देखते हैं दोस्तों इनकी विशेषता। दोस्तों ये बेस है, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम लोग संसाधन के रूप में लोग यानी दूसरे चैप्टर को समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग कृषिगत ढांचा व्यवस्था, उसके बाद संसाधन, श्रमिक, पूंजी व्यवस्था सब कुछ अच्छा से समझ लेंगे तभी हम दूसरे अध्याय में उतर सकते हैं और इस अध्याय को बारीकी से समझ पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोसाईपुर और मझौली उत्तर प्रदेश के दो गांव हैं। दोनों गांव के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको। आगे देखते हैं हम लोग खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। दोस्तों ये हो गया श्रमिक। अब हम पढ़ते हैं खेतों के लिए जो तीसरी आवश्यकता क्या है, पूंजी की। अब पूंजी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। पूंजी में हम लोग देखते हैं, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वो बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सविता की कहानी दोस्तों कोटेशन में है, इसको देख के फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। अगर आपका सविता एक लघु कृषक है, सविता एक लघु कृषक। अब लघु कृषक वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने यानी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए दोस्तों और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही दोस्तों पैसा क्या है, पूंजी, ये कार्यशील पूंजी है। अभी इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। उसे 3000 रुपये चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस परियागर आपको इस तरह से किसी की ढांचागत व्यवस्था में इतने परिश्रम इस तरह के श्रमिक लगते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम चाहेंगे कि इसी एक ही वीडियो में इस पूरी चैप्टर को कवर करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। दोस्तों इस वीडियो को अगर हम दूसरे में डालेंगे आधा छोड़कर तो आपका कॉन्सेप्ट टूटेगा। आप किसीगत ढांचा व्यवस्था, श्रम और पूंजी को बराबर हो सकता है ना समझ पाएँ,
ताकि दूसरे चैप्टर में आपको चलने पर संसाधन के रूप में लोग है जो है उसमें आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करें। तो बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। छोटे किसानों के विभिन्न मझोले बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यस्त व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसी होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी, सप्ताह की कहानी दोस्तों समझाई गई है। इसको हम अब तक की कहानी समझ लेते हैं जो दिखाया गया। हमने उत्पादन के 3 कारकों, दोस्तों देखिएगा एक्सप्लेन आपका आ गया जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा। एक बार फिर से हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वह या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या फिर किससे दोस्तों, या तो उनके पास भूमि नहीं है या वो छोटे क्या हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी में एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। दोस्तों इसको भरना है। कृषि भूमि का क्षेत्र, फिर इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि रूप में खेती में लगे लोगों के विपरीत ऐसे कई छोटे किसान जो भूमि चलिए दोस्तों इस कोटेशन को आप लोग खुद भर लीजिएगा क्योंकि परियागर आपको समझा दिया गया है। हम लोग इसके आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रयोग दिखाया गया, आपको भरने के लिए दिखाया गया। दोस्तों इसको आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से भरेंगे, इसको समझेंगे। हम अभी इसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। पहले हम 7 नंबर इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वो परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। अतः इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये छोटे जोत वाले, इनकी पैदावार इनके भरण पोषण के लिए होते हैं। जो बड़े किसान के होते हैं उन्हीं का उत्पादन वह व्यापार के लिए होता है। फिर वही दोस्तों बड़े किसान और छोटे किसान की यहाँ पर भी दिखाई गई है। गैर कृषि क्रियाएं हम लोग दोस्तों ये देखते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें हम दोस्तों स्टेटमेंट को समझेंगे। कृषिगत व्यवस्था, श्रम, मानव पूंजी, उसके बाद निर्माण, विनिर्माण और जो गैर कृषि क्रियाएँ हैं उनको समझने की कोशिश इस अध्याय में करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कृषि के बाद गैर कृषि क्रियाएँ, जिसमें क्या आएंगे दोस्तों देखते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। नंबर 1 क्या है, डेयरी। अब डेयरी भी दोस्तों देखते हैं, यानी यहाँ विकास के समस्त साधन उपलब्ध हैं। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को
निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। आगे दोस्तों, अब वही चीज़ फिर से प्रयोग में दिखाया गया, आइए चर्चा करें। उत्पादन, आगे देखते हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट हो गया। ये फिर वही निर्माण और विनिर्माण की दोस्तों कहानी है जो समझी गई। मिसी लाल की कहानी है दोस्तों, करीम की कहानी। एक कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मिसी लाल की कहानी। मिसी लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिसी लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिसी लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। दूसरे का देख लेते हैं दोस्तों, करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है दोस्तों, पालमपुर के दुकानदार। तीसरा नंबर डेयरी हो गया, ये चीज़ हो गई पालमपुर के। अब क्या देखते हैं, दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी व दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वो खाने की चीज़ें बेचते हैं। किशोर की कहानी दोस्तों। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। आगे अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। परिवहन के साधन का उपयोग दोस्तों, हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो दोस्तों ये था क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसमें विकास के ढांचागत व्यवस्थाओं को दिखाया गया है। आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में देखिए सारी क्या ये सारी सुविधाएं हैं। तो आइए दोस्तों, इस पूरे अध्याय को हम एक निचोड़ के रूप में, एक सारांश के रूप में देख लेते हैं। पालमपुर गांव के कृषि ढांचागत विशेषता। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ दोस्तों, खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से ही हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं।
दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वह अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। आगे, कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। पैराग्राफ नंबर 3, श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। पैराग्राफ नंबर 4, इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखें। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों, शहरों से अच्छी सड़क, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में किसी गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि कृषि की प्राथमिक आवश्यकता, कृषि का ढांचागत विकास, गांव में कृषि के संसाधन, श्रम, पूंजी, अस्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी, विकास की अवस्था, विकास की क्रमानुसार, ये सारी चीज़ें दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 9 के पहले चैप्टर एक काल्पनिक गांव पालमपुर को मानकर वहाँ दिखाया गया है। दोस्तों, आप इस चैप्टर को एक बार, 2 बार दोस्तों रिवीजन करें, ताकि आपको इस चैप्टर की एक अच्छी गहन जानकारी हो जाए, ताकि आप इसके दूसरे चैप्टर जो संसाधन के रूप में लोग हैं, इसका अगला चैप्टर, उसको बारीकी से और अच्छे तरीके से समझ सकें। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। दोस्तों नमस्कार।